स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष तृतीय किस्मत भारतीय काव्यशास्त्र इकाई 1 काव्य के लक्षण। आइए जानें काव्य के लक्षण। लक्षण को ही परिभाषा कहते हैं और काव्य को ही साहित्य कहा जाता है। काव्य की परिभाषाएं किन किन विद्वानों ने क्या क्या दिया है, इस पे विचार करते हैं। काव्य अथवा साहित्य के अनेक लक्षण भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों, कवियों तथा साहित्यिकों ने दिए हैं। काव्य का स्वरूप यद्यपि इन लक्षणों में बंध नहीं पाता, फिर भी इन लक्षणों के अध्ययन से हम उसके विविध रूपों और तत्वों को समझ सकते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के विश्लेषण और विवेचन द्वारा काव्य के स्वरूप को स्पष्ट कर सकते हैं। अब 3 प्रकार की परिभाषाएं मिलती हैं। पहले संस्कृत विद्वानों द्वारा दी गई, दूसरे हिंदी विद्वानों के द्वारा और तीसरे जो विदेशी विद्वान है या अंग्रेजी पाश्चात्य विद्वान है। आइए पहले हम संस्कृत के विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझें और उनका अध्ययन करें। पहले आचार्य जो हैं वो हैं आचार्य भरत मुनि। उन्होंने काव्य का क्या लक्षण बताया है या काव्य की परिभाषा क्या दी है, उस पर विचार करें। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने इस ग्रंथ में नाटक में काव्य की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है। नाट्य शास्त्र का एक छंद है, एक पद है, इसमें काव्य के लक्षण बताए गए हैं। मृदु ललित पदारंभ्य गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिम नित्ययोज्यम बहुरसकृत मार्ग संधि संधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकानाम। अर्थात नाटक देखने वालों के लिए बहुत शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित पदों से की गई हो, जिसमें शब्द और अर्थ गूढ़ न हो, जिसे जनसाधारण सरलता से समझ सके, जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना की जा सके, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए गए हों और जिसमें कथानक संधियों का निर्वाह किया गया हो। नाटक के आधार पर काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन इसमें केवल नाटक के अंतर्गत प्राप्त काव्य के तत्वों का निरूपण किया गया है, अतः इसे परिपूर्ण काव्य लक्षण नहीं कहा जा सकता। दूसरी परिभाषा अग्नि पुराण के अनुसार भारतीय काव्यशास्त्र में अग्नि पुराण की परिभाषा का विशेष महत्व है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र काव्यशास्त्र में अग्नि पुराण की परिभाषा को सबसे प्राचीन परिभाषा मानते हैं। उन्होंने अग्नि पुराण की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरदलंकारम गुणवद दोष वर्जितम। अर्थात इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित और गुण युक्त हो। इस परिभाषा में 5 बातें स्पष्ट हैं। इष्टार्थ, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, गुण और दोष। इसमें काव्य की प्रायः बाह्य रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। संक्षिप्त वाक्य रमणीयता का द्योतक है। इष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति तो आवश्यक होती है, लेकिन कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इष्ट अर्थ तो सभी कवि व्यक्त करते हैं। अलंकार की आभा से युक्त होना
अलंकार संप्रदाय का प्रभाव प्रकट करता है। गुण युक्त होना उत्तम काव्य का लक्षण है, लेकिन गुण शब्द अनेकार्थी है। इस परिभाषा के द्वारा काव्य को बाह्य सीमाओं में बांधने का प्रयत्न किया गया है, पर उसका मुख्य प्रभावकारी स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है। तीसरी परिभाषा जो है आचार्य भामा ने दिया है। भामा ने काव्यालंकार ग्रंथ में काव्य लक्षण देते हुए लिखा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सही मेल ही काव्य है। यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी आ जाते हैं, अतः इसमें अतिव्याप्ति दोष है। यह काव्य लक्षण के अत्यंत व्यापक और बाह्य स्वरूप का ही स्पष्टीकरण करता है। आचार्य दंडी चौथी परिभाषा। काव्यादर्श में दंडी ने लिखा है, शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। अर्थात इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर मात्र है। अग्नि पुराण की परिभाषा की तरह इसमें भी इष्ट अर्थ अपेक्षित है, जो अस्पष्ट एवं व्याख्या सापेक्ष है, अर्थात जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए और ये इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया, अतः ये परिभाषा भी अस्पष्ट है। पांचवी परिभाषा आचार्य रुद्रट ने काव्य लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है, ननु शब्दार्थो काव्यम। अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को ही काव्य कहते हैं। आचार्य भामा की परिभाषा की तरह इसमें भी अतिव्याप्त दोष है, अतः यह लक्षण अस्पष्ट है। छठी परिभाषा आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवतम ग्रंथ में काव्य का लक्षण, काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विदाह्लाद कारणी। अर्थात कवि के वक्र व्यापार से युक्त सादृश्य आह्लाद संबंध शब्दार्थ का नाम काव्य है। आचार्य कुंतक का कहना है कि काव्य में चमत्कार, चारुता का संपादन वक्रोक्ति द्वारा ही होता है। वे वक्रोक्ति को काव्य का जीवन बताते हुए हीन काव्य को निर्जीव मानते हैं। वास्तव में वक्रोक्ति एक अलंकार है और इसके बिना भी सुंदर काव्य का सृजन होता है, अतः इस लक्षण में अव्याप्ति दोष है और यह अस्पष्ट भी है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीत को काव्य की आत्मा माना है एवं गुण तथा अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहा है। उन्होंने कहा है, सा दोष गुणावलंकार कारहा नादानाभ्याम। सा दोष गुणावलंकार नादानाभ्याम। वामन ने दंडी की भांति कभी काव्य की शोभा करने वाले धर्म को अलंकार न मानकर गुण माना है और कहा है कि अलंकार गुण के उत्कर्ष के कारण स्वरूप है। काव्य में अलंकार आवश्यक बताया गया है, अतः इसमें अव्याप्ति दोष है। आठवीं परिभाषा आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ
काव्य प्रकाश में अग्नि पुराण का आधार ग्रहण करते हुए काव्य लक्षण इस प्रकार दिया है। उन्होंने लिखा, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति न क्वापि। यहाँ पर काव्य दोषहीन, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ काव्य है, ऐसा कहा गया है। इस लक्षण में दो विशेषताएं तो निषेधात्मक हैं और उनमें भी एक अनिश्चित है। अदोष शब्दार्थ क्या है? पहले तो यही प्रश्न है। फिर काव्य शायद ही कोई ऐसा हो जिसमें कोई न कोई दोष न निकाला जा सके। तो क्या अनेक गुणों से युक्त काव्य में कोई एक दोष निकल आया तो उसे काव्य के क्षेत्र से हटा दिया जाएगा? ऐसे ही कहीं कहीं अलंकार से रहित होना लक्षण की दृष्टि से कोई विशेषता प्रकट नहीं करता, क्योंकि गुण बड़ा व्यापक अर्थ देने वाला है। काव्य को एक निश्चित क्षेत्र में बांधती हुई भी यह परिभाषा काव्य का कोई तात्विक और मार्मिक स्वरूप स्पष्ट नहीं कर पाती। 9वीं परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में रस को विशेष महत्व देते हुए अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। उन्होंने लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य काव्य है। इस लक्षण में एक अर्थ तो ये हो सकता है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से निर्मित रस से युक्त वाक्य काव्य है। ऐसी दशा में रस की काव्य में अनिवार्यता सिद्ध होती है, लेकिन जिस वाक्य में रस संपादन हुआ हो उसे ही काव्य मानेंगे तो काव्य का क्षेत्र अत्यंत सीमित व छोटा हो जाएगा और अनेक काव्य पंक्तियाँ इसके क्षेत्र से निकल जाएंगी। यदि हम रस का अर्थ सरसता, माधुर्य आदि लेते हैं, तब हम जिसमें मन को रिझाने वाली विशेषता हो, जिसमें हमारा मन रस ले सके, वह वाक्य काव्य है। इस अर्थ में यह लक्षण व्यापक और सृजन सुलभ है। 10वीं परिभाषा पंडित राजजगन्नाथ रस गंगाधर में इन्होंने काव्य लक्षण इस प्रकार दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। आइए अब हिंदी काव्य लक्षण जानते हैं। हिंदी के अधिकांश काव्य लक्षणों में मौलिकता कम दिखाई देती है। पूर्ववर्ती हिंदी काव्य में प्राप्त लक्षणों में तो अधिकांश लक्षण संस्कृत के लक्षणों पर आधारित हैं और आधुनिक लक्षणों में अधिकांश प्रभाव अंग्रेजी का है। फिर भी कुछ लक्षण महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, पहले हैं आचार्य केशवदास। ये अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार विहीन कविता को शोभा रहित नारी के समान मानते थे। इन्होंने लिखा है, यद्यपि जात सुलक्षणी सुभरन सरस सुव्रत, भूषण बिना न सोहि कविता वनिता मित। अर्थात उत्तम जाति, अच्छे लक्षणों, सुंदर वर्ण, रंग या अक्षर, रसयुक्त और अच्छे व्रत का अर्थ है छंद और चरित्र वाली होने पर भी कविता और वनिता भूषण यानी अलंकार गहने बिना सुशोभित नहीं होती। केशव के विचार से रस, छंद और शब्द सौंदर्य के साथ अलंकार का होना आवश्यक है। इस पर भामा, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों का प्रभाव है। इनकी परिभाषा अव्याप्ति दोष से युक्त है। आचार्य श्रीपति
अपने काव्य सरोज में रस पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा है, यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदप्रवीण। अर्थात दोष रहित और गुण तथा अलंकारों से युक्त होने पर भी कविता रूपी नारी तब तक सुंदर नहीं लगती जब तक उसमें रस का माधुर्य नहीं होता। ऐसा लगता है कि आचार्य श्रीपति ने आचार्य केशवदास के मत का उन्हीं शब्दों में खंडन किया है। इस लक्षण में प्रयुक्त दोष बिन शब्द निषेधात्मक है। गुण शब्द भी काव्य की कोई महत्वपूर्ण विशेषता प्रकट नहीं करता। गुण बड़ा व्यापक अर्थ देने वाला शब्द है। इन पर रसवादी आचार्यों का प्रभाव है। यह लक्षण अस्पष्ट है। तीसरी परिभाषा आचार्य चिंतामणि के अनुसार अपने ग्रंथ कविकुल कल्पतरु में काव्य प्रकाश के आधार पर कविता का लक्षण इस प्रकार आचार्य चिंतामणि ने दिया है। उन्होंने लिखा है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई। अर्थात गुण एवं अलंकार से युक्त और दोष से युक्त मुक्त अर्थपूर्ण शब्द रचना को कविता कहते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में अलंकार की अनिवार्यता नहीं मानी, पर इसमें अलंकार अनिवार्य कर दिए गए हैं। अतः यह लक्षण हेमचंद के लक्षण से अधिक साम्य रखता है। काव्य सर्वथा दोष रहित नहीं हो सकता, अतः यह लक्षण असंगत है। आचार्य कुलपति मिश्र के अनुसार अपने ग्रंथ रस ग्रहण में दी गई परिभाषा और वाक्यम रसात्मकम काव्यम की आलोचना करके अपना निजी काव्य लक्षण उन्होंने दिया है। वे लिखते हैं, जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित्त, अर्थात संसार से विलक्षण आनंद देने वाला शब्दार्थ काव्य है। कुलपति ने केवल शब्द और अर्थ के योग को काव्य न कहकर विलक्षण आनंद या सुख देने वाली रचना को काव्य कहा है। लेकिन संसार से कितना विलक्षण आनंद कैसा समझा जाए, यह प्रश्न है। अतः यह लक्षण अस्पष्ट है। पांचवी परिभाषा जो है वह है महाकवि देव की। अपने ग्रंथ काव्य रसायन में काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, शब्द जीव ते ही अर्थमन रसमय सुजस शरीर, चलत वहे युग छंद गति अलंकार गंभीर। इसमें काव्य पुरुष रूपक का स्पष्टीकरण है। शब्द जीव है, अर्थ मन है, रस से युक्त यशस्वी उनका शरीर है। दोनों प्रकार के अर्थात मात्रिक और औणिक छंद उसकी गति है और अलंकार उस गति की गंभीरता है। देव की धारणा जिसमें गंभीर विलक्षण है, जिसमें शब्द को शरीर न मानकर रस को शरीर माना है। गति की गंभीरता भाव गति की गंभीरता भावों पर निर्भर करती है, अलंकारों पर नहीं। अतः गंभीरता को अलंकार पर आश्रित करना भी युक्त संगत नहीं है। अतः लक्षण की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है। अब आधुनिक विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उन पर विचार करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं
वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक हो। इससे स्पष्ट है समस्त मनोभावों का प्रकाशन कविता में हो जाता है, चाहे जो भी हो उसे जिस प्रकार भी प्रकट करे। अतः यह लक्षण उपयुक्त नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की या कविता की परिभाषाएं दो दी हैं। पहली है कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। दूसरा है सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। पहले लक्षण में कविता की सदा रहने वाली नव्यता और विविधता का संकेत मिलता है, जो कि रमणीयता का रूप है, पर लक्षण की दृष्टि से यह समीचीन नहीं है। इसका महत्व उद्देश्य की दृष्टि से अवश्य है। जीवन और जगत की समस्त अभिव्यक्ति काव्य नहीं है, अतः यह अतिव्याप्ति दोष से मुक्त है। दूसरा लक्षण रस को अनिवार्य मानकर चलने वाले काव्य के लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि चमत्कारपूर्ण काव्य में मन को चमत्कृत और कल्पना को प्रसन्न करने की विशेषता होती है, जबकि भावात्मक काव्य में हृदय की मुक्तावस्था के संपादन की विशेषता है। ऐसी दशा में काव्य का यह लक्षण पूर्ण और व्यापक नहीं कहा जा सकता। जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावादी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण धारणा प्रसाद जी की है। उन्होंने लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। इस लक्षण में कई दोष हैं। पहला दोष अस्पष्टता। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति पद स्पष्ट नहीं है, क्योंकि संकल्प विकल्प मन के गुण हैं। विज्ञान से संबंध न बताते हुए भी आगे प्रसाद जी ने काव्य को अनुभूति माना है, जबकि वास्तव में वह अभिव्यक्ति है। लक्षण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होते हुए भी इसमें मौलिक और तात्विक धारणा का संकेत मिलता है, जो महत्वपूर्ण है। महादेवी के अनुसार कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। यह लक्षण काव्य के पूरे क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकता। यह केवल गीत काव्य की विशेषता हो सकती है कि उसमें कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण हो। इस चित्रण से वैसी ही भावनाएं दूसरे हृदय में उठें, यह भी आवश्यक नहीं है। विसंवादी भावनाएं भी उठ सकती हैं। इसमें रमणीयता के अन्य अंग, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार आदि का कहीं संकेत नहीं है। प्रबंध काव्य की विशेषताओं का इसमें समावेश नहीं हुआ, जिसमें दुष्चरित्रों का भी वर्णन होता है। अतः यह सीमित लक्षण है। अगली परिभाषा सुमित्रानंद पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह परिभाषा अस्पष्ट है, क्योंकि परिपूर्ण क्षण किसे कहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई परिपूर्ण क्षण होगा, अतः उसकी भी वाणी कविता कही जा सकती है। तब तो प्रत्येक व्यक्ति को कवि कहना चाहिए। अतः यह लक्षण सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। अब हिंदी विद्वानों के काव्य लक्षण जानने के बाद आइए अंग्रेजी के विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों को देखते हैं। अंग्रेजी काव्य लक्षण या पाश्चात्य काव्य लक्षण। पाश्चात्य आचार्यों ने
काव्य के लिए कल्पना, बुद्धि, भाव और शैली तत्व की आवश्यकता को स्वीकार करके काव्य या साहित्य के लक्षण निर्धारित किए हैं। प्रमुख अंग्रेजी या पाश्चात्य काव्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। पहली परिभाषा जो है वो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये एक ग्रंथ का नाम है, उसमें परिभाषा दी गई है। उसमें लिखा गया पोएट्री इज आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, अर्थात कवि का कार्य कला काव्य है। ये लक्षण अस्पष्ट है। पहले कवि को समझा जाए तब उसके कार्य को काव्य कहा जाए। कवि के माध्यम से कविता की परिभाषा उचित और स्पष्ट नहीं है। दूसरी परिभाषा जो है वो ड्राइडन की परिभाषा है। उन्होंने कहा है पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता सुस्पष्ट संगीत है। ये परिभाषा सर्वत्र सत्य नहीं है। संगीत कविता का एक पक्ष है, परंतु संगीत तत्व काव्य का अनिवार्य अंग नहीं है। संगीत केवल सुनने की वस्तु है, पर कविता अध्ययन, पठन और मनन से भी आनंद देती है। इसके अतिरिक्त सभी कविताओं में संगीत नहीं रहता। इस लक्षण के स्वीकार करने पर उन्हें काव्य के क्षेत्र से बहिष्कृत करना होगा, अतः यह लक्षण उपयुक्त नहीं है। तीसरी परिभाषा कॉलरिज के अनुसार, कॉलरिज ने लिखा है पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। इस परिभाषा में कुछ शब्द व्याख्या सापेक्ष हैं, यानी उनकी व्याख्या करनी चाहिए। सर्वोत्तम शब्द कौन से हैं और उनका सर्वोत्तम क्रम कौन सा है? स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम होने चाहिए। ऐसी दशा में मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे और काव्य के क्षेत्र में उन्हें निकल जाना पड़ेगा। पर इन शब्दों और इनके पर्यायों का उत्तम काव्य में खूब व्यवहार होता है, अतः यह परिभाषा उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात शब्दों में क्रम की। शब्दों का कभी एक क्रम और कभी दूसरा क्रम काव्य की पंक्तियां बन जाता है, इसलिए ये लक्षण अस्पष्ट और भ्रामक है। चौथी परिभाषा वर्ड्सवर्थ के अनुसार, वर्ड्सवर्थ के विचार है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, it takes its origin from emotions recollected in tranquility, अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्वेग है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। वर्ड्सवर्थ की परिभाषा तथ्यपूर्ण है क्योंकि यह भावानुभूति और अभिव्यक्ति की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। इस लक्षण में भी आपत्ति उठाई जा सकती है। शांति के समय में सभी अपने मनोवेगों का स्मरण करते हैं और अपने प्रबल भावों को प्रकट करते हैं। क्या वह सब काव्य हो जाता है? यहाँ पर अभिव्यक्त कला और उसके प्रभाव का उल्लेख नहीं है। हम अपने सुख दुख पूर्ण क्षणों का स्मरण कर हंसते और रोते हैं, पर सभी का वह उल्लास और विलाप सदैव कविता नहीं बन जाता। कविता के लिए उस सहज अभिव्यक्ति में सौंदर्य, संयम और प्रभाव की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि प्रतिभा और अभिव्यक्ति कौशल से युक्त कवियों की काव्याभिव्यक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर अवश्य स्पष्ट होती है। शैली के अनुसार पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स,
अर्थात सर्वसुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। इस परिभाषा में उन्होंने सर्वोत्तम मन और सर्वोत्तम क्षण की व्याख्या नहीं की है, अर्थात ये काव्य लक्षण भी अस्पष्ट है। निष्कर्ष: संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के कवियों, काव्य शास्त्रियों में आचार्यों के काव्य लक्षणों पर विचार करने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि काव्य की सभी विशेषताओं से युक्त परिपूर्ण काव्य लक्षण अब तक तैयार नहीं हुआ, यानी अब तक कोई पूर्ण परिभाषा नहीं दी गई। किसी ने किसी पर जोर दिया तो किसी ने किसी पर जोर दिया। फिर भी संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण काव्य का स्पष्ट स्वरूप करने में महत्वपूर्ण योगदान और पंडित राज जगन्नाथ के लक्षण विशेष महत्वपूर्ण हैं। पाश्चात्य आचार्यों में मैथ्यू अर्नोल्ड और वर्ड्सवर्थ का मत महत्वपूर्ण है। वर्ड्सवर्थ का लक्षण अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ है। हिंदी के प्राचीन विद्वान संस्कृत आचार्यों पर तथा आधुनिक विद्वान पाश्चात्य आचार्यों पर अवलंबित हैं। अतः श्रोता, पाठक एवं दर्शक काव्य साहित्य का श्रवण, पठन एवं दर्शन तब करते हैं जब उसमें रस या आनंद मिलता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रसमय और रमणीय अर्थ से युक्त प्रबल अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति कविता है। समाप्त।